खास है क्योंकि वो लाई है हम सबको एक साथ लेकर। थोड़ा फिल्मी हो गया ना और क्यों ना हो, आज फिल्मों की ही बातें होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ हैं बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर पत्रकार अजय जी ब्रह्मात्मज। आपका स्वागत है। अजय जी ने एक लोकप्रिय हिंदी सिनेमा पर निरंतर लेखक से एक अलग स्थान हासिल किया है। इन्होंने गॉसिप पर टिकी फिल्मी पत्रकारिता को एक गंभीर स्वरूप दिया। आप ब्लॉग, यूट्यूब चैनल के ज़रिए फिल्म पे विचार विमर्श बनाए रखा है। 30 अक्टूबर 1959 में बिहार में पैदा हुए अजय जी ऐसी जगहों पे पले बड़े हैं जहाँ पे फिल्मों को दोयम दर्जा दिया जाता था। शायद इसीलिए उन्होंने फिल्मी पत्रकारिता को चुना और उसको एक बहुत रिस्पेक्टेबल जगह दी। जेएनयू में पढ़े हैं और पीकिंग दिल्ली से होते हुए 1990 में मुंबई आए। कई साल एक हाउस हस्बैंड की भूमिका निभाकर और फ्रीलांसिंग कर उन्होंने नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा भी दिया और फिर दैनिक जागरण से एक दशक से भी ज़्यादा से जुड़े हुए हैं। ऐसी बनी लगान, समकालीन सिनेमा की सोच जैसी कई चर्चित किताबों के लेखक अजय जी फिल्म पत्रकार के साथ साथ एक बेहतरीन ब्लॉगर भी हैं। उनका ब्लॉग चवन्नी चैप ब्लॉग स्पॉट काफ़ी लोकप्रिय है और इनका यूट्यूब चैनल सिनेमा माहौल, आपके पन्स बहुत अच्छे हैं। एक उम्दा अभिनेता और इंसान और सबके चहीते स्वर्गीय श्री इरफान की ज़िंदगी पर रोशनी डालने वाली इस किताब को लिखने पर मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। यह किताब आंचल और मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि इस किताब का प्रकाशन छत्तीसगढ़ में हुआ है। अजय जी दिल्ली बॉम्बे का रास्ता ना लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ को बढ़ावा दिया और मैं यहाँ पे उन प्रकाशक आकाश महेश्वरी जी का भी स्वागत करना चाहूँगी। सरस्वती पब्लिकेशन 12 वर्ष पुरानी संस्थान है जिसका सफ़र रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ और निरंतर जारी है। सरस्वती बुक्स में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, इतिहास, जनजातियाँ, पुरातत्व व पर्यटन की पुस्तकें मुख्य रूप से प्रकाशित की हैं। आलम आरा बोलती फिल्म की प्रथम नायिका जुबैदा 21वीं सदी की सिनेमा की किताबें भी प्रकाशित हुई है। आज हमारी कॉन्वर्जेशनलिस्ट एहसास वुमेन ऑफ रायपुर आंचल गारचा हैं। आंचल गारचा का भी परिचय लंबा ही होने वाला है। आंचल गारचा एक साहित्य प्रेमी हैं और रायपुर शहर के साहित्यिक परिदृश्य को बदलने के लिए बडिंग बुकवॉर्म्स नामक एक संस्था चलाती हैं जिसमें वो बच्चों को साहित्य से जोड़ रही हैं। ये एक अत्यंत लोकप्रिय लेडी सोसाइटी ऊर्जा की को-फाउंडर हैं। ऊर्जा लाइट हाउस छत्तीसगढ़ का पहला जूनियर लिटरेचर फेस्टिवल आयोजन करने में इनकी बहुत प्रमुख भूमिका है। लिटराटी नामक एक वुमेन रीडिंग सर्कल भी ये रायपुर में चलाती हैं। तो मैं और वक्त ना लेते हुए आंचल जी को रिक्वेस्ट करूँगी कि अजय जी को प्लीज़ स्टेज पर लेकर आए और इसी दौरान मैं सभी पाठकों से अनुरोध करना चाहती हूँ इस कॉन्वर्जेशन का लुत्फ़ उठाएं। थैंक यू। स्वागत है और उम्मीद रहेगी कि अब आप प्रभा केतान फाउंडेशन से जुड़े रहें और हमारे सभी शहरों तक पहुँचें और आपकी किताब सभी पाठकों तक पहुँचे। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए अपने सवालों का पिटारा खोलती हूँ और शुरुआत से ही अजय जी शुरुआत करते हैं। कुछ अपने बचपन और शायद कॉलेज के दिनों के अगर कोई रोचक किस्से आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ, या बचपन के बारे में कोई यादें जो हमारे साथ आप। बचपन तो हर किसी का बहुत रोचक होता है, कम से कम उसके माँ बाप के लिए तो होता ही है, उसके खुद के लिए भले ही तकलीफ दे रहा हो। तो मैं पिताजी के साथ अपने भटकता रहा। मेरे पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो बिहार के
चंपारण ज़िले में और दूसरे ज़िलों में वो अपनी नौकरी के सिलसिले में जाते रहे, तो उनके साथ मैं जाता रहा। एक छोटी घटना है, वो पता नहीं उसका संबंध मेरे लेखक होने से है या नहीं है, पत्रकार होने से है या नहीं है, मैं थोड़ा असंतुष्ट। तो अच्छी बात है कि कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर। तो मुश्किल से 5वीं या 6ठी कक्षा में था, तो मैं घर छोड़ कर चला गया था। घर छोड़ दिया था मैंने, और लगभग 3 हफ्ते तक बाहर रहा मैं। 12-13 की उम्र रही होगी। और फिर ये लगा कि नहीं, घर बाहर से ज़्यादा बेहतर है। फिर लौट के आया मैं। उसके बाद से फिर थोड़ी अस्त व्यस्त ज़िंदगी रही मेरी। पढ़ने लिखने में बहुत मन नहीं लगता था, जैसा होता है उस उम्र में। और एक अलग किस्म का जो पेरेंट्स का दबाव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है, नेगेटिव असर डालता है। शायद मुझ पर हुआ वो। तो इस ढंग से छोटी ज़िंदगी रही। काफ़ी उथल पुथल के बाद ग्रेजुएशन में मेरे कुछ अच्छे दोस्त बने और टीचर भी बहुत अच्छे मिले। रामधारी सिंह दिवाकर एक टीचर हैं हिंदी के, अच्छे राइटर भी हैं वो, दिनकर नहीं दिवाकर। हाँ, तो उनके संसर्ग में आने के बाद से मेरे में तब्दीली आई, और फिर ग्रेजुएशन बहुत ही अच्छा रहा मेरा, जो घर वालों ने बाहर वालों ने कोई उम्मीद नहीं की थी। और फिर ऐसा हुआ कि जब एक बार आसमान खुला तो लगा कि बिहार बहुत छोटा है मेरे लिए, यहाँ तो नहीं रहा जा सकता अब। तो फिर मैं दिल्ली चला आया। दिल्ली में 5-6 साल पढ़ाई की मैंने। JNU में थी, JNU में पढ़ाई हुई है। JNU आजकल बहुत बदनाम है वैसे, लेकिन मेरा मानना है कि JNU सबको जाना चाहिए, कम से कम एक बार। पढ़ने ना जाए तो घूमने जाएं, देख के आएँ। 10 दिन रहें वहाँ पर, कोई संपर्क निकालें, 5 दिन रहें वहाँ पर। आज भी माहौल बिगड़ा नहीं है वहाँ का, तमाम चर्चा और विवादों के बावजूद। फिर ऐसा कुछ हुआ कि मुझे लगा कि शायद मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ वो नहीं हो पाएगा। मतलब टीचर बनना चाहता था, पढ़ाना चाहता था मैं, लेकिन अपने पॉलिटिकल कारणों से मेरे वो नहीं हो पाया। तो बीच में एक ऐसा मौका मिला कि मैं चीन चला जाऊँ। तो चीन गया मैं 1 साल के लिए, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं 6 साल रह गया वहाँ पे। और 6 साल के बाद फिर ये लगा कि नहीं लौटा तो संबंध टूट जाएंगे पत्नी से। तो फिर तब तक हमारी एक बेटी हो चुकी थी पहले। फिर लौट के आया मैं, और फिर एक 0 से स्टार्ट किया मैंने यहाँ पर 6 साल के बाद। और उस समय जो ये हाउस हस्बैंड और ये सारी बातें, तो घर में रहना इसलिए ज़रूरी था कि मेरी पत्नी की बहुत अच्छी जॉब थी, और मैं नहीं चाहता था कि उस जॉब में किसी प्रकार की दिक्कत हो। और तब तक मेरी दूसरी बेटी आ चुकी थी, और बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो आपका, तो वैसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई एक देखभाल करने के लिए घर पर रहे। तो मैंने फ्रीलांसिंग का तरीका चुना और घर पे रहता था मैं। जब बेटी मेरी 8 साल की हो गई तब मैंने पहली नौकरी की भारत में आने के बाद। वैसे छोटा सा बहुत, आप फिर ऐसे डिटेल में जाएंगे, माइन्यूटली देखेंगे, बारीकी से देखेंगे तो बहुत उथल पुथल है, लेकिन ऊपर से शांत दिखेगा वो, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल चाइना से रिलेटेड ही था। आपकी लाइफ जर्नी को जब मैं फॉलो कर रही थी, तो चाइना में करीब आपने 5-6 साल बिताए। तो JNU से पीकिंग चाइना के सफ़र और वहाँ के अनुभव, वो जो 6 साल आपके वहाँ, जो आपने एक शायद हिंदी विशेषज्ञ, आपको विशेषज्ञ शब्द से कुछ नफरत है, आप अपने आप को सलाहकार कहते थे, आप विशेषज्ञ, पर उन्हें ये शब्द थोड़ा नापसंद था, तो हिंदी सलाहकार। तो वो जो 6 साल का आपका जो एक्सपीरियंस था, जो काम था, अगर उस अनुभव को हमसे साझा करें। हुआ ये था कि मैं PhD कर रहा था यहाँ पर, JNU में था, मैंने MA किया था, वहाँ से MPhil भी किया था, PhD कर रहा था मैं। पूरी इच्छा थी कि PhD पूरी करके फिर कहीं प्राध्यापक बन जाऊँगा मैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि नहीं हो पा रहा था, वो संभव नहीं दिख रहा था। तभी मुझे किसी एक मित्र ने, जो चीनी भाषा पढ़ते थे, वो लौट के आए थे पीकिंग से, तो उन्होंने कहा कि तुम जाना चाहोगे क्या पेइचिंग। तो मैं SFI में बहुत एक्टिव था। SFI के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो जो CPM का स्टूडेंट विंग हुआ करता है, लेफ़्ट ओरिएंटेड था, और लेफ़्ट का कीड़ा एक बार काट लेता है तो फिर आप बहुत मुश्किल से कहीं दूसरी जगह जा पाते हैं। तो और फिर यूँ समझें कि जैसे
किसी मुसलमान को मक्का जाने का मिल जाए मौका, तो वैसे एक कम्युनिस्ट के लिए चीन जाने का मौका मिल जाए या मॉस्को जाने का मौका मिल जाए, तो वैसी बात थी थोड़ी सी। उस समय एक रोमांटिसिज्म भी था। मैं चला गया, जानने के बाद मुझे काम अच्छा लगा, वहाँ के लोग अच्छे लगे, और जो एक हमने छवि बना रखी है चाइना की, वो आम चीनियों का नहीं। जैसे पाकिस्तान के बारे में भी हमने जो छवि बना रखी है वो आम पाकिस्तानी की नहीं है, आम चीनी की भी वैसे नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं बताता था कि मैं बिहार से हूँ, और बिहार चीनियों के लिए बहुत ही कह लें तीर्थ की तरह है बुद्धिज़्म की वजह से। तो वो पाँव छूना नहीं होता वहाँ पे, लेकिन वो पाँव छूते थे। जैसे ही उन्हें पता चलता था कि मैं बिहार से आया हूँ, तो वो श्रद्धा से पाँव छूते थे, पूछते थे कि गया कहाँ है, कितनी दूर है तुमसे, और ये सारी चीज़ें। मुझे अच्छा लगा वहाँ रहना, और मैं गया तो था 1 साल के लिए, लेकिन रह गया 6 साल फिर। और 6 साल में मैंने करीब 13 किताबें ट्रांसलेट की वहाँ पे, और उनकी एक मैगजीन हुआ करती थी चीन सचित्र, उसका संपादन करता था मैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा, और चीन मेरा भारत से ज़्यादा घूमा हुआ है। अच्छा। 2/3 चीन मेरा देखा हुआ है। तो अपने आप में ये एक बहुत, चूँकि मुझे शुरू से मेरे दिमाग में कभी नहीं रहा पैसा जमा करना, तो जितना 6 साल में वहाँ कमाया वो सब वहीं पे खर्च करके मैं आ गया। क्या यही कारण था पत्नी से जो आप कह रहे थे कि उनकी स्टेबल जॉब भी जरूरी थी? जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप जमा नहीं कर पाते हैं। आज तक नहीं कर पाया मैं। तभी ऐसे कलाकार बनते हैं। एक आपने कुछ कहा, मैंने कहीं सुना आपके इंटरव्यू में, हमें जिस हाल में रखोगे रह लेंगे, हमें जीना आता है। तो आपकी इस विचारधारा से मैं काफ़ी प्रभावित हुई। तो इस उम्दा सोच का जन्म कहाँ से हुआ? ये आपकी परवरिश का असर है, जैसा आप कहते हैं पेरेंट्स कभी स्ट्रिक्ट होते हैं, या ये एक आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, या कई बातचीतों में मैंने सुना कि आप अपनी एजुकेशन स्पेशली JNU को काफ़ी क्रेडिट देते हैं आपकी जो पर्सनालिटी शेप अप हुई। तो ये सोच, ये बहुत अच्छी सोच है कि जिस हाल में रखोगे रह लेंगे, हमें जीना आता है। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से? सिंपल सी बात है ये, बहुत वैसे तो बहुत आदर्श वाक्य लगता है, और इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है कि जिस हाल में रखोगे जी लेंगे हम। बेसिकली एक जिजीविषा तो हम सभी के अंदर है, जीने की इच्छा सबकी रहती है, और बेहतर तरीके से जीने की। हालात हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हालात तो हम किस परिवार में पैदा होंगे, किस समाज में रहेंगे, ये सब बड़े होने के बाद हम चुन सकते हैं कि हमारा ये परिवार होगा। जैसे मैंने अपनी पत्नी को चुना, मैंने अपने बच्चों की परवरिश अपने हिसाब से की। ये समाज मैंने बाद में गढ़ा खुद के लिए, लेकिन उसके पहले जब किशोर थे, जब बचपन में थे, तो ये तो किसी ने दिया हमें। अब जब दिया है, जो दिया है, मेरे पिता की अपनी लिमिटेशन है, मेरी माँ की अपनी सीमाएं हैं। मेरी माँ अनपढ़ तो नहीं थी, लेकिन उनको हिंदी बोलना नहीं आता था, वो भोजपुरी बोलती थी। और उन लोगों के संस्कार, उनकी सीमाएं, उसमें रहते हुए भी, और फिर आपका एक एक्सपोजर होता है। जो बताया मैंने, ग्रेजुएशन के दिनों से आपका दृश्य वितान कह लें या जो भी कह लें, वो पूरा बढ़ता जाता है। तब छोटी छोटी चीज़ें लगता है ये संकीर्णताएं बेकार हैं, ये सीमाएं बेकार हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आ गया है। और मैं 100% तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेरी अपनी निजी ज़िंदगी और मेरे परिवार की ज़िंदगी ऐसी रही है कि जो मैं बोलता हूँ, जो मेरे विचार हैं, वैसा ही मैं जीता भी हूँ, और कोशिश करता हूँ कि वैसे ही जिएं। मतलब जिस हाल में रखोगे जी लेंगे में यही है कि आज तक मैंने कोई स्थायी ये जागरण वाली जो नौकरी थी, वही मैंने 15-20 साल की है। 66 का हूँ मैं, 64 का ऑफिशियली, वैसे 66 का। और इसमें इतने साल, 40 साल मैंने ऐसे ही गुजारे हैं, और बहुत अच्छे से गुजारे हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, न घर से, न परिवार से, न समाज से, न दुनिया से। लेकिन जो मिला है उसमें बेहतरीन कैसे हो सकता है, वो मैं करना जानता हूँ और मैं करता हूँ। मैं बड़े सुकून से रहता हूँ। जी, मुझे मेरा जवाब मिल गया। ये तीनों का ही मिला जुला, कहीं परवरिश, कहीं एजुकेशन, और एक आपकी इंडिविजुअल, ये सभी का वो है।
चलिए आगे आपके करियर के बारे में कुछ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रहा है आपका करियर ग्राफ, तो आपके कोई सबसे चुनिंदा, वैसे तो कई इंटरव्यूज़ आपने लिए हैं, फिल्म समीक्षाएं की हैं, कई एक्टर्स के साथ भी बातचीत की है, पर कोई चुनिंदा या कोई सबसे यादगार इंटरव्यू जो एक कुछ छाप छोड़ गया, अगर हमारे साथ आप कुछ शेयर करें? फिल्मी इंटरव्यू शायद लोगों को उसमें ज़्यादा दिलचस्पी होगी। नहीं, एक तो यही इरफान पर जो किताब की है मैंने, ये इस किताब के बारे में जब मैं बात करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। हाँ, लेकिन इरफान मेरे प्रिय रहे हैं, और प्रिय इसलिए भी रहे कि एक मित्रता रही, एक आज मैं सोचता हूँ तो लगता है बहुत गर्व की बात है कि वो हमेशा मुझे भैया कहते रहे, वो नाम से शायद ही कभी पुकारा हो उन्होंने, और ये एक बहुत ही क्लोज रिलेशन, फैमिली रिलेशन भी था वो। इसके अलावा बच्चन जी हैं, अमित जी के भी अगली किताब इन्हीं के साथ, सरस्वती बुक्स के साथ मेरी अमिताभ बच्चन पर आ रही है, लगभग इसी स्टाइल में जी। तो अमित जी के भी 30-40 इंटरव्यू मैंने किए हैं, और आज भी मेरे साथ अमित जी के साथ सबसे अच्छी बात है कि आप उनसे कुछ भी जिज्ञासा कीजिए, कोई भी सवाल कीजिए, उसका जवाब वो ज़रूर देते हैं। और आज भी मैं अगर SMS छोड़ता हूँ, जनरली बॉम्बे में हम लोग के एक रिवाज है इंडस्ट्री में खास करके कि आप सीधे फ़ोन न करें, कौन कहाँ बिज़ी होगा क्या होगा। तो मैंने देखा है कि उनको जब भी मैसेज छोड़ो तो 8 से 10 घंटे के अंदर जवाब ज़रूर आ जाता है उनका, और वो भी शुद्ध हिंदी में। जैसे हिंदी में मैं उनको लिखता हूँ वैसे हिंदी में वो जवाब देते हैं। और मुलाकातों में शाहरुख खान है, आमिर से मेरी काफ़ी अच्छी घनिष्ठता रही है, करीब 5-6 साल, जिस समय वो ऑफ प्रेस थे उस ज़माने में। हाँ, तो घर पे आना जाना था और ये सारी चीज़ें थी, जब किरण से उनका अफेयर चल रहा था तब की बात है ये। और जिस समय वो अपने भतीजे को लॉन्च करने वाले थे उस समय की बात है, जो इमरान खान को जी। तो वो एक रहा है। फिर लड़कियों में ऐश्वर्या राय रही हैं शुरू के दिनों में। फिर विद्या बालन से काफ़ी अच्छा मेरा संबंध रहा है, संबंध मतलब ऑफिस ये प्रोफेशनल रिलेशन रहा है। नई लड़कियों में कंगना है, तापसी पन्नू हैं, इन लोग ऋचा चड्ढा हैं। तो थोड़ा सा ऑफ बीट कह लें, मतलब बहुत कमर्शियल टाइप के लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती। जैसे करीना से अच्छी बातें रही हैं। करीना का लाइफ का पहला, हाँ, ये एक सौभाग्य रहा है मेरा कि बहुत सारे कलाकारों का पहला इंटरव्यू मैंने किया है। और इंडस्ट्री में या PR या उनके लोग मानते थे कि मैं बहुत ऑफेंसिव नहीं होता हूँ, मतलब पूछने में आक्रामक नहीं रहता हूँ मैं, और मौका देता हूँ, खिलने का मौका देता हूँ सामने वाले को। तो ये मेरी अपनी कल्टीवेट किया मैंने, या जैसे भी हो गया है ये, और उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे लोगों, बहुत अच्छा समय बिताने का मौका मिला। तो ऐसी इन सभी के साथ कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी यादें हैं। एक याद का जिक्र तो मैंने ऐश्वर्या राय के बारे में कई जगह बोला भी है कि वो बात याद करके आज भी मैं भावुक हो जाता हूँ कि बारिश के दिन थे, पत्रकार की ज़िंदगी आप लोग जानते होंगे कि बस से, ट्रेन से, टैक्सी से, ऑटो से जा रहा है, और जब हम कलाकार से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसके घर में उसके बराबर पे होते हैं, उसके समकक्ष होते हैं हम। जैसे आमने सामने हम आप बैठे हुए हैं, यहाँ से निकलने के बाद कौन किस पोजीशन में रहेगा नहीं मालूम, लेकिन जब हम उनके घर पे होते हैं या होटल में होते हैं या कहीं और, तो बराबरी के स्तर पे मिलते हैं। खैर, मुंबई का मानसून यही समय है रहा होगा, और उनकी किसी फिल्म का इंटरव्यू चल रहा था जिसके लिए बुलाया गया था। तो उस दिन बहुत तेज़ बारिश थी, लगातार 1.5-2 दिनों से हो रही थी, लेकिन वो इंटरव्यू टाला नहीं जा सकता था। मैं पहुंचा, JW मैरियट में उनका इंटरव्यू होने वाला था, और ऑटो छोड़ के और लॉबी तक आने में मैं भीग गया, इतनी तेज़ बारिश थी और छतरी वगैरह नहीं थी। तो मैं सीढ़ियों से चढ़ने ही जा रहा था, तब तक सामने से वो आती दिखी ऐश्वर्या, वो भी नीचे किसी फ़ोटोशूट के लिए गई थी। तो उन्होंने देखा मुझे और कहा कि भीग गया हैं आप, ऐसे ही पहला ही सवाल था, भीग गया हैं आप? मैंने कहा जी। कहा आइए ऊपर आइए। फिर ऊपर गए हम लोग, फिर लिटरली उन्होंने टॉवल मंगवाया, और जैसे कि माँ, बहन, बेटी, पत्नी, कुछ भी हो सकता है, जो आपके बालों को पोंछे, बालों को गर्म करे, और उसके बाद कॉफ़ी मंगवाई कि कॉफ़ी पहले पीजिए, फिर बाद में हम लोग इंटरव्यू करेंगे। तो ये जो मनुष्य वाला पक्ष है ना, और कहीं ना कहीं वो जो ऐश्वर्या एक विश्व सुंदरी, और उसका जो चेहरा
और जो उनकी अदाकारी वाली चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, उससे बाहर एक औरत और एक माँ, एक बहन, एक जो भी जिस भी रिलेशन को आप देखें, पत्रकार के साथ किसी अभिनेत्री का ऐसा करना बिल्कुल बहुत जरूरी नहीं है, extraordinary। जरूरी है ही नहीं। जी। वो तो कह रहे ठीक है, उसको जरा दूरी बैठिए, रखना, अभी हाँ। गीला है, वो बाहर रखो उसको भी, फिर बाद में। हाँ। हमारी ऑडियंस भी भावुक हो रही है, मैं भी कुछ। नहीं मेरा अगला सवाल एक्चुअली यही था जो आपने अभी जिक्र किया, उस शायद और भी कोई किस्सा याद है आपको। तो अगला सवाल था कि आपने कई स्टार्स और एक्टर्स के साथ प्रोफेशनल रिलेशंस भी कुछ यूँ मेंटेन किए, शायद वो आपकी पर्सनालिटी है कि पर्सनल रिलेशंस भी आपके उनके साथ बहुत खूबसूरत रहे। पर बतौर एक्टर्स नहीं, बतौर एक्टर्स तो हम सब के अपने पर्सनल फेवरेट्स हैं, और पर एज ह्यूमंस आपके पसंदीदा, आपके दिल के करीब कौन, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कोई खास छाप छोड़ी? तो जैसा आपने ये ऐश्वर्या जी का किस्सा बताया, कोई और भी अगर ऐसे हैं जो इरफान जी, ऐश्वर्या जी तक जिक्र हुआ, और भी कोई हैं जो एज ह्यूमंस आपके ऊपर अच्छी छाप छोड़ी है? ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब कहीं आप पहुंच रहे हैं, परेशान हैं, और देखिए परेशानी ऐसी चीज़ें जो आपके चेहरे पे आ जाती है। कहीं भी आप चाहे जितना भी आप नाटक करने की कोशिश करें, जितना भी खुद को स्थिर बनाने की कोशिश करें, लेकिन वो परेशानी दिख जाती है चेहरे पर। मुझे याद है ये फ्रोजन सोल्जर हो गया था मुझे एक बार बीच में, और मैं इंटरव्यू कर रहा था अमिताभ बच्चन का ही, तो और उस समय रेडियो के लिए भी काम करता था मैं। जागरण का रेडियो भी हुआ, रेडियो सिटी जो अभी है, तो रेडियो के लिए भी इंटरव्यू करना था। तो बड़ा रिकॉर्डर जो होता है और ऐसा ही माइक था पकड़ना, और हेवी माइक होता है वो, तो वो लिए हुआ था। और जाहिर सी बात है एक्टर के एकदम पास आप नहीं बैठे, इतनी दूर बैठेंगे, तो मैंने हाथ ऐसे बढ़ाया हुआ था। आप समझ लीजिए फ्रोजन शोल्डर की वजह से, तो इसके नीचे मैंने ऐसे हाथ लगा रखा था अपने हाथ को ही संभालने के लिए। तो उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि कोई दिक्कत है, उन्होंने माइक अपने हाथ में ले लिया। अमूमन एक्टर माइक अपने हाथ में नहीं लेते हैं, तो उन्होंने लिया। ये बहुत छोटा जेस्चर है, इसमें कहीं कुछ भी मान्यता नहीं है। वैसे ही सब चीज़ कहीं ना कहीं दुर्घटना मेरा घुटना टूट गया था, तो मैं गिर गया था, और शाहरुख का मुझे इंटरव्यू करना था। और अमूमन शाहरुख अपने वैनिटी वैन में ही इंटरव्यू देते हैं, नीचे नहीं उतरते, मौसम और ये सारी चीज़ें देखते हुए, या भीड़ जुट जाती है। जब स्टूडियो में भी रहें तब भी 10 लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि मैं आया हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, और उन्होंने मालूम तो हो ही जाता है, पता चल जाता है, तो उन्होंने वैन छोड़ दिया, वैन से उतर के नीचे आ गए, और नीचे आकर के बैठ कर के पूरा इंटरव्यू दिया। और उसका फ़ायदा मेरे 5 हिंदी के पत्रकारों को हुआ कि जब वो नीचे इंटरव्यू दे रहे थे, वो 4-5 मेरे अगल बगल में जमा हो गए। अमूमन होता है कि छोटा पब्लिकेशन हो तो बड़े स्टार का समय उसको नहीं मिलता है, और बिल्कुल नए हो तो और भी नहीं मिलता है। लेकिन उस दिन उन लोगों को जो मौका मिला, वो जितने खुश हुए बाकी लोग, क्योंकि वो ओपन जैसा हो गया था वो, और वो एक ऐसी घटना है। तो ऐसे बहुत सारे, बाकी इरफान के साथ है, मनोज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज भी हैं। मनोज का रिवाइवल हो गया है अभी तो वेब सीरीज़ वगैरह की वजह से, और लगातार इतना बेहतरीन। इरफान और मनोज ये 2 एक्टर ऐसे हैं जो वही रंग, वही कद काठी, वही आवाज़, लेकिन हर किरदार में एकदम नए लगते हैं। एकदम छिपकली की तरह रंग बदलते हैं, वो छिपकली नहीं, वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, और कमाल करते हैं। मतलब देख करके आश्चर्य होता है कि कैसे कोई अपने आप को इतना बदल सकता है। अभी जो सिर्फ एक बंदा काफ़ी, अगर आप लोग ने देखी हो, नहीं देखी हो तो ज़रूर देखें उसको। और वो इसके साथ गुलमोहर देखें। मैंने तो मजाक किया उनसे कि अब आपकी उंगलियां भी एक्टिंग कर रही हैं। अब जो इस फिल्म में भी, बंदा में भी दिखाई पड़ा, गुलमोहर में वो सिटकिनी जो बंद करते हैं, वो उसमें उनकी उंगलियां कैसे थरथरा रही हैं, कांप रही हैं। वो ज़बरदस्त अभिनेता हैं ये लोग। तो इन सब के साथ निजी अनुभव हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्रसंग हैं, उसमें पता नहीं कितनी रुचि लोगों की होगी। हाँ, किसी का मेरा कोई, चूँकि मैं जिस उम्र में आया था फिल्म पत्रकारिता में, 40-42 की उम्र में मैं आया, तो उसके बाद से रोमांस जैसी बात नहीं हो सकती थी मेरे साथ, या ऐसा कोई इन्फेचुएशन भी नहीं था किसी एक माधुरी को लेके था मेरे मन में शुरू से। हाँ, तो उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला कभी? जी, हाँ बिल्कुल। बताइए उसके बारे में कुछ। ये तो इंटरेस्टिंग मुझे लगता है सभी को लगेगा। नहीं,
वो दिल तो पागल है की शूटिंग कर रही थी, और दिल तो पागल है में आपने एक गाना उनका जिसमें सफ़ेद कपड़े में है, वो बहुत ही खूबसूरत गाना है, वो उसी गाने की शूटिंग कर रही थी वो। और मुझे बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, मैं पहुंचा था उस दिन। एम एफ हुसैन भी वहाँ पे थे। एम एफ हुसैन तब उनको पेंट कर रहे थे लगातार, और मैंने मौका देख के अपने जो उन्होंने उस दिन ड्रॉ किया था उस पर मैंने साइन भी कर दिया था जाके ताकि भविष्य में कभी कहीं दिखे तो काम आए मेरे। वो इंटरव्यू बहुत ही उम्दा हुआ था और माधुरी भी खुश हुई थी उस इंटरव्यू को। लेकिन सच कहूँ तो मैं नया नया ही था फिल्म जर्नलिज्म में, शुरुआत ही कर रहा था मैं उस समय। लोगों को आश्चर्य लगा कि दिल तो पागल है तो अभी हाल में गई है, लेकिन तब तक मैंने सीरियसली नहीं लिया था फिल्म जर्नलिज्म को। तो वो इंटरव्यू करते हुए, और एक फ़ैन मोमेंट भी होता है, हर जर्नलिस्ट के अंदर भी होता है फ़ैन मोमेंट, कई बार होता है और कई बार हमें छिपाना पड़ता है उसको। ह्यूमन नेचर। हाँ, ह्यूमन नेचर है। तो माधुरी के साथ चूँकि हम लोग माधुरी को देख के, और उस समय देख रहा था मैं माधुरी को, सारी फिल्में बेटा आई थी और बेटा नहीं आई थी शायद, बेटा उसके बाद आई है। तो इस ढंग से तो एक आकर्षण था, उनका आकर्षण था। तो सच कहूँ तो मैं नज़रें चुरा के बात कर रहा था कि जैसे सामने वो बैठी हैं तो सामने उनको देख करके, अमूमन बाद में हम लोग ऐसे करते हैं कि आपने क्या पहन रखा है, कैसा पहन रखा है, इस पर ध्यान नहीं जाता है, बड़ा वो क्लिनिकल हो जाता है बाद में, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन होता है वैसा हो जाता है, फिर बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन उस समय तक मैं इतना क्लिनिकल नहीं हुआ था, तो इसलिए मैं कि मेरी चोरी न पकड़ी जाए, इसलिए मैं उनकी तरफ नज़रें मिला के बात नहीं कर रहा था। ये मेरे सच्ची बात है, और वो इंटरव्यू अच्छा हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं, लेकिन बाद में कभी ऐसा नहीं रहा किसी। और तो अब सब तो मेरी बेटियों की उम्र की हो गई थी तो बाद में तो इसलिए भी शायद उनको अच्छा लगता था मुझसे बात करने में। जी। सबसे स्पेशल माधुरी जी रही। जी जी। चलिए इसी पर एक अगला सवाल मेरा। फिल्मी जगत बहुत ही आकर्षक है और हिंदी सिनेमा का बोलबाला तो भारत ही नहीं कई देशों में है, पर जब आपने फिल्म पत्रकारिता या फिल्म समीक्षा की शुरुआत की तब एज अ करियर ये आपकी पहली चॉइस नहीं थी। क्या तब इसे ग्लैमरस प्रोफेशन के रूप में नहीं देखा जाता था, या इसकी रेपुटेशन एक इंटेलेक्चुअल जर्नलिज्म के तौर पर कम, क्योंकि जेएनयू से पास आउट होके आप एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, तो और आप प्रोफेसर बनना चाहते थे, तो इंटेलेक्चुअल जर्नलिज्म के तौर पर क्या कम आंकी जाती थी, और मतलब क्या कारण था कि ये आपकी पहली चॉइस नहीं थी? उस समय क्या इमेज थी इस प्रोफेशन? इमेज तो आज भी वैसी ही है लगभग। होता क्या है कि हमारे मित्र, अभी पता नहीं लोकमत समाचार से कोई आया है कि नहीं आया है, अगर अखबारों के दफ्तर से परिचित हों आप लोग, तो 2 रिपोर्टिंग में सबसे पहले किसी नए को भेजा जाता है, जो इंटर्न होता है ना उसको भेजा जाता है। एक तो क्राइम के मामले में और दूसरा एंटरटेनमेंट के मामले में। सोचा जाता है कि इसमें तो कुछ करना नहीं है, थाने में चले जाओ, पूछ लो क्या क्या केस आए हैं, क्या क्या कौन पकड़ा गया, कौन किसको गोली मार दी, क्या हुआ, आके रिपोर्ट लिख दो। एक एंटरटेनमेंट का भी वैसा ही माना जाता है कि ये भी एक क्राइम ही है ना भारतीय समाज में। तो चले जाओ, पूछ लेना भाई इस फिल्म में कैसा काम मिला, कैसा कि रहा, इनके साथ काम करते हुए कैसा लगा, उनके साथ काम करते हुए कैसा लगा, यही 2-4 सवाल पूछो, लिख लो आकर के। तो ये एक जनरल धारणा थी। दूसरा ये भी मैंने महसूस किया जब मैं आया फिल्म जर्नलिज्म में, बाद में जिक्र आ सकता है, इरफान ने ही मुझे प्रेरित किया कि आप फिल्म जर्नलिज्म कीजिए। संक्षेप में ये है कि मैं पॉलिटिकल राइटिंग करता था और इंटरनेशनल रिलेशन पर लिखता था, और पब्लिक इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे उन दिनों में मेधा पाटकर का आंदोलन चल रहा था, उस पर लिख रहा था मैं। बाबा आमटे से मिल रहा था मैं, पूरा इंदौर और ये सब पूरा घूम के गया था मैं इलाका। लेकिन एक समय आया कि जब पॉलिटिकल चीज़ें मेरी नहीं, लेफ्ट लेनिंग मेरी शुरू से रही है, आज भी है, वो मेरी राइटिंग में दिखता है, कहीं ना कहीं झलक मारता है वो। तो उसकी वजह से मेरे लेख कम छपने लगे थे या नहीं छपने लगे थे। तो एक क्राइसिस आया था कि अब मैं क्या करूं, फिर क्या जर्नलिज्म में ऐसा क्या करूं मैं।
तो वो एक ऐसा दौर था जब मैं फिल्म जर्नलिज्म शुरू करने की सोच नहीं रहा था, लेकिन टीवी पर फिल्मों पर लिखने लगा था मैं। तब मैं खाने पर भी लिखता था। मैं बहुत अच्छा खाता भी हूँ और स्वाद भी समझता हूँ, तो और बनाता भी हूँ बहुत अच्छा मैं। तो खाने पर भी लिखता था मैं, टूरिज़्म पर लिखता था मैं, फिर मुंबई के हेरिटेज जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर भी लिखता था मैं। तो इस रंग से एक फ्रीलांसर की कोई चॉइस नहीं होती है, वो जिसको जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो करना होता है, वैसा कुछ था। बाद में जब लगने लगा कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, तो कहीं एक जगह तो फोकस करना पड़ेगा ना, ताकि आपकी पहचान बन सके। हाँ, जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन वाला मामला हो जाएगा। तब ईशान और इरफान, ईशान भी एक डायरेक्टर हैं जो रिश्ते में मेरे बहनों ही लगते हैं, और इरफान उनके जूनियर थे। तो इन ईशान की वजह से ही इरफान से परिचय हुआ था। इरफान आकर के ईशान के यहाँ ही रुके थे सबसे पहले। दोनों पति, उस समय तो पति पत्नी नहीं थे, सुतपा और ये दोनों आए थे, तो वहाँ से परिचय हुआ था और फिर वो परिचय बाद में गाढ़ा होता चला गया। तो इन लोगों ने कहा कि आप फिल्म जर्नलिज्म की है। उस समय मैंने कहा भी एक दो जगह इंटरव्यू में कि तब मैंने इनसे कहा था यार सुनील शेट्टी का इंटरव्यू करना पड़ेगा मुझे, माफ़ करें मैं आज सुनील शेट्टी के बारे में ऐसी राय नहीं है मेरी, तब बाहर के होने की वजह से, और तब उनकी बलवान एक फिल्म आई थी, वो आ रही थी, लॉन्च हो रहे थे वो, तो मुझे लगा कि ऐसे अभिनेताओं का इंटरव्यू करना पड़ेगा, इसमें क्या मज़ा आएगा। और सचमुच में जब मैंने फिल्म जर्नलिज्म एक्टिवली शुरू कर दिया ना, तब मेरे बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आया कि यार तुमको फिल्म जर्नलिज्म ही करना था तो JNU में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, चाइना जाने की क्या ज़रूरत थी, तुम सीधे ग्रेजुएशन करके चले गए होते, या नहीं ग्रेजुएशन भी नहीं करते, हिंदी लिखना पढ़ना तो आता ही है। लेकिन महसूस मैंने ये किया कि जहाँ से फ़र्क पड़ा कि इतने सारे एक्सपोजर के बाद जब मैं फिल्म जर्नलिज्म में आया, तो मेरे सवाल, मेरी चिंताएँ, मेरे प्रश्न थोड़े अलग होते थे, जिसकी वजह से ये लोग पहचान बनी और ये लोग पूछते भी थे, दोबारा पूछते थे। एक घटना मैं बताऊंगा कि शुरू में आया था मैं, उस समय आमिर खान की फिल्म आ रही थी मेला, और मेला का इंटरव्यू फिक्स किया गया था, और मैं तब फ्रीलांसिंग करता था। एक अखबार की तरफ से मुझे भेज दिया गया था कि तुम जाओ जाके इंटरव्यू कर लेना आमिर खान का। मैं पहुंचा वहाँ पर, तो आमिर के पर्सनल जो काम देखते थे उन्होंने कहा कि तेरा इंटरव्यू नहीं होगा, आमिर के पास टाइम नहीं है, वो हिंदी वालों को इंटरव्यू देता भी नहीं है, तो नहीं देगा तुम्हारा इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करता हूँ, मुझे 10 मिनट का समय दे देना, बाद में समय दे देना, जब सबका इंटरव्यू हो जाए तब दे देना। और सुबह 11 बजे से इंटरव्यू चलना शुरू हुआ, 5-6 बज गए शाम के, तब तक मैं डटा हुआ था वहाँ पे। और फाइनली उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। फिर उसने कहा कि देखो 5 मिनट का समय तुम्हें मिलेगा, 5 मिनट में जो भी तुमको पूछना है पूछ लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं गया, आमिर के साथ बैठा, मैं 5 मिनट का वह इंटरव्यू लगभग 50 मिनट चला, वो 50 मिनट चला। उसके बाद बातचीत ख़त्म हो गई, मैं निकला तो उसने कहा कि ऐसा क्या तूने पूछा, कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा 50 मिनट, क्योंकि अब उसके जाने का टाइम हो गया, तो वो 50 मिनट उसको भारी पड़ रहा था। और वो इंटरव्यू है कट टू सिनेमा की भाषा में कहें तो लगान आ रही थी आमिर खान की। उस समय उन्होंने उनको बोल के मुझे बुलवाया, और नाम नहीं याद रहा होगा उनको, तो उन्होंने कहा कि वो जो दाढ़ी मेरी तब भी थी कि वो दाढ़ी वाले को बुलाना, और तब मेरे बाल थे, तो घुंघराले बाल और दाढ़ी वाले को बुलाना। तो उसने बुलाया कि तुमने क्या है यार, वो तुमको मिलना चाहता है। और फिर मैं गया, उनसे मिला, और वो दोस्ती बनी। फिर मैंने लगान वाली किताब का ट्रांसलेशन भी किया उनके, और बाद में तो जैसे कि दोस्ती मंगल पांडे के बाद जो वो ऑफ प्रेस हुए, तो उसमें बहुत अच्छी उनसे घनिष्ठता रही। और ये पहली मुलाकात आमिर को याद रही, क्योंकि उनकी फिल्म जब गजनी आई थी, वो एक PR एक्सरसाइज उन लोगों ने किया था। उस समय आमिर ने उन सभी पत्रकारों को एक एक पोस्ट कार्ड भेजा था। उस पोस्ट कार्ड में ये बताया था कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी। वो गजनी का कैरेक्टर आपको याद होगा, हाँ, शॉर्ट मेमोरी वाला। हाँ, तो उसने याद किया, और आमिर ने भी इसी घटना का जिक्र किया था, जो पहला इंटरव्यू था, कि हम लोग ऐसे ऐसे मिले थे। उस सुहास गई के ऑफिस में वो इंटरव्यू हो रहा था, तो वो सारी घटना उनको याद थी। तो ये छोटे मोटे, लेकिन इतने अपमानों और
तिरस्कारों से गुजरने के बाद मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि आज हिंदी की वो स्थिति नहीं है बॉम्बे में। अब हिंदी पत्रकारों को बुलाया जाता है, उनको इंटरव्यू दिया जाता है। हाँ, ये ठीक है कि पत्रकारिता का स्तर ही अब बिल्कुल अलग हो गया है और डिजिटल जर्नलिज्म में सबके रिक्वायरमेंट्स अलग हो गए हैं। तो जहाँ पे हर 2 घंटे पे न्यूज़ बदल जाती है, हर आधे घंटे पे न्यूज़ बदल जाती है, तो वो अब इनके, मैं तो नए पत्रकारों को मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा दबाव में वो काम कर रहा है। हमारे सामने ये चिंता नहीं थी, हमारे सामने अगले दिन अखबार छपेगा फिर देखा जाएगा। हम रात के 12 बजे तक भी खबर बना सकते थे। अब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत मुश्किलों में काम कर रहे हैं। जी, मैं समझ सकती हूँ। हमारी एहसास वुमेन पीछे बैठ के सोशल मीडिया ट्वीट वगैरह कर रही हैं। जी 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 जी। एक्चुअली जैसा आपने कहा कि ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता, वो काम आई। जो भी आपकी पढ़ाई थी वो आपके जर्नलिज्म में आपको बहुत हेल्प उसने किया। तो अगला सवाल भी कुछ उसी से रिलेटेड है जिसका जिक्र आपने अभी किया। आप गॉसिप जर्नलिज्म के सख्त खिलाफ रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग आपको जानते हैं वो जानते होंगे, और आप काफ़ी वोकल भी रहे हैं इसको लेकर कि चटपटी खबरों से दूर रहकर या ज़बरदस्ती का मिर्च मसाला लगाकर परोसना, ये कभी आपका कार्यशैली नहीं रही है। तो आपके हमेशा सवाल काफ़ी सारगर्भित होते थे और कुछ पर्सपेक्टिव अलग होता था, जैसा ये आमिर जी का किस्सा आपने बताया। तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? कि क्या ये आसान था कि इस चमक दमक की दुनिया में आपने मीनिंगफुल कंटेंट को बढ़ावा दिया? ना, वो बहुत इंडिविजुअल प्रयास था मेरा। मैं ये कहूँगा कि खुद मैं ही अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। खुद मैं भी परेशान था कि हिंदी फिल्मों को लेकर के जो आम धारणा उत्तर भारतीय और खास करके हिंदी समाज में बनी हुई है, तो मैं भी वहीं से आता हूँ। मेरे मन में भी वैसे ही जिज्ञासाएं थी और मेरी राइटिंग में या मेरी सोच में कहीं न कहीं पूरे हिंदी समाज का एक पर्सपेक्टिव हमेशा लेके चलता रहा हूँ मैं, कि कोई भी फिल्म बन रही है या कुछ भी बात हो रही है वो हिंदी समाज के लिए कितना उपयुक्त है। और थोड़ा सा पॉलिटिकल हूँ मैं, तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चीज़ें भी मैं फिल्मों पर बोलते लिखते समय भी इस बात का ख्याल रखता हूँ मैं और करता हूँ मैं। तो उसकी वजह से कह लें कि वो मेरी गवेषणा थी, मेरी खोज थी कि मुझे चाहिए थे जवाब। और मुझे लगा कि अगर मुझे जवाब चाहिए तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को जवाब चाहिए, जो मेरे जैसे बहुत सारे लोग अनजान हैं इन सारी चीज़ों से। और रही बात गॉसिप और ऐसी चटपटी चीज़ों की, तो जिसको एक ज़माने में पीत पत्रकारिता कहते थे या की होल जर्नलिज्म कहा जाता था, एक शब्द बहुत पहले चलता था, तो वो सब में मेरी कोई, उन चीज़ों में मेरी कभी रुचि नहीं रही। गॉसिप में मैं परिवार में भी बहुत ड्राई किस्म का व्यक्ति माना जाता हूँ कि परिवार के गॉसिप में भी मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहता है। गॉसिपिंग ऐसा सच ही नहीं बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि सच्ची खबरों से ज़्यादा रोचक और कोई बात नहीं होती है। सच्ची खबरें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं ना, अगर सच सच बताएं आप तो मेरी कोशिश यही रही कि तुम खबर दो ना, तुम बताओ क्या हुआ है, हाँ, उस पर दो। और उसमें जूझ होता क्या, अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, ये बात का मेरा निष्कर्ष है या खोज, निष्कर्ष अभी नहीं कहूँगा, मैं खोज ही रहा हूँ कि कहीं न कहीं फिल्म जर्नलिज्म पूरा एक प्रकार का क्लास स्ट्रगल है। जो पत्रकार होते हैं ना, वो वंचित समाज से आते हैं, और जो कलाकार होता है वो समृद्ध समाज का होता है। तो इन दोनों के बीच एक संघर्ष चल रहा होता है। दूसरा, हमारे सामाजिक पारिवारिक मूल्य बिल्कुल अलग हैं। जैसे हम बाइक पर जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज के दिनों को याद कर रहे हैं, हमारे पीछे कोई क्लासमेट आके बैठ गई है, लड़की बैठ गई, तो बाकी क्लास के लड़के कहेंगे कि दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है। सिंपल सी बात आएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फिल्मों में एक सेट से 2 कलाकार, एक पुरुष एक स्त्री निकल रहे हैं और एक ही गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच कोई चक्कर चल रहा हो। वो एक कोवर्कर हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप। लेकिन जब हम लोग वंचित समाज से आते हैं, सेक्सुअली स्टार्व्ड इलाकों से आते हैं, तो वहाँ पे हम सब चीज़ में एक रिलेशन खोजने से, और ये सिर्फ फिल्मों के लेकर नहीं है, अपने गांव समाज में भी होता है। आप देखेंगे कि कोई औरत थोड़ी सी ज़्यादा
खुले विचारों की है या कहीं आती जाती है, घूमती फिरती है, तो उसके बदचलन होने का सबसे पहला वो रिमार्क आता है कि वो ज़रूर कुछ करती है उल्टा सीधा काम। हाँ, ये नहीं समझ में आता कि उसकी अपनी क्या मजबूरियां हैं, क्यों देर से आ रही है, क्यों लोगों से मिल रही है, क्या काम कर रहे हैं, या बाय नेचर भी हो सकता है कोई। बाय नेचर भी कुछ लड़कियां, कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो जिनकी लड़कों से ज़्यादा दोस्ती है, लड़कियों से कम दोस्ती है। लेकिन हमारे दिमाग तो ये पत्रकारों के बीच भी है। और फिर ले दे करके सारे गॉसिप का मर्म आप देखेंगे ना, खास करके हिंदुस्तान में या विदेशों में भी है ऐसा ही। वो मर्म यही होता है कि उनके बीच क्या कोई शारीरिक संबंध बना है या बन सकता है। सारा जोर इसी पर होता है, सारा अफेयर इसी पर होता है। अब जैसे लड़कियों की तस्वीरें जब अखबारों में छपती हैं, आजकल वेब पोर्टल पे भी देखें, सोशल मीडिया, बहुत बोल्ड तस्वीर आई है उनकी। बोल्ड तस्वीर नहीं होती, तस्वीर में क्या बोल्डनेस होती है? मतलब एक कपड़ा कम पहना है या छोटा कपड़ा पहना है तो उससे वो बोल्ड हो गई, एक्ट्रेस बोल्ड हो गई। इसके बारे में विद्या बालन ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि बोल्ड स्त्री वही होती है जो अपना निर्णय खुद ले सके। अगर आप अपना निर्णय खुद ले सकती हैं तो आप बोल्ड है, अन्यथा आप चाहे जो भी कपड़े पहन लें आप बोल्ड नहीं है। वो सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ पहनावा है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ही दिमाग में काम करती रही थी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये मेरी अपनी खोज थी, मैं अपनी जिज्ञासा थी, जिसकी वजह से मैं इस तरीके से, और बहुत फ़ायदा हुआ उसका। फ़ायदा ये हुआ कि फ़िल्म को समझ सके आप, फिल्म के क्राफ्ट को समझ सके आप, कलाकारों के अंतस मन को समझ सके आप, और वो सब चीज़ें ला सके लंबे। अब जैसे इस किताब का जो पहला इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू लगभग हासिल के बाद मकबूल के समय हुआ था। और तब मेरे दिमाग में भी नहीं था कि ऐसा कोई किताब बाद में करूँगा मैं, न इरफान के दिमाग में था। लेकिन वो इंटरव्यू बहुत लंबा इंटरव्यू है। लोग पढ़ते पढ़ते बोर भी हो सकते हैं कि इतना लंबा इंटरव्यू करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो न्यू बनती है पूरी बातचीत की। तो इसी पर अगला सवाल कि इस किताब का ख्याल फिर आप तो उनके काफ़ी करीब रहे हैं और शायद जब वो पहले ही मुंबई आए थे तब से आपकी उनसे पहचान रही है, तो कुछ अनसुने किस्से जो शायद किताब में भी ना हो, या इस किताब की शुरुआत किसके दिमाग में आया कि किताब लिखी जाए, कब हुआ ये जर्नी शुरू? जिस समय वो बीमार थे ना, मेरी उनसे बातचीत होती रहती थी, कभी सोशल मतलब ये व्हाट्सएप के ज़रिए या कोई वॉइस नोट के ज़रिए। उनके कुछ एक नोट्स भी आते थे, वॉइस नोट आते थे, मैं जवाब देता था। फिर उनके साथ मैं थोड़ा सा वो मजाक भी करता था कि उनके बुरी फिल्मों की, जो मैं कहता हूँ उनके, या उनके साधारण फिल्मों की तस्वीरें भेजता था उनको, जो मेरे पास फ़ोटोज़ हैं काफ़ी, कि ये तस्वीर याद है। आपको आश्चर्य होगा कि उनको अपनी सारी अच्छी बुरी फिल्मों के किरदार याद थे, कि ये इस फिल्म का ये कैरेक्टर का नाम था और ये फिल्म मैंने की थी, इस ज़माने में की थी। उसी समय जिस कमरे में शुरू के दिनों में रहते थे, इनके मामा जी ने अपना एक कमरा दिया था रहने के लिए, और एक ही कमरे में किचन भी था और बेड भी था और किताबें भी थी, सब था। और सुतपा जब खाना बनाती थी या इरफान जब खाना बनाते थे तो दूसरी खिड़कियों से लोग देख सकते थे, जो जनरली क्वार्टर्स में होता है कि एक की रसोई दूसरे की खिड़की से दिखाई पड़ती है। तो वैसा ही था। वहाँ की एक तस्वीर मैंने उनको भेजी जो मैंने खींची थी अपने कैमरे से। वो तस्वीर देख कर के, वो तस्वीर बहुत ही भावुक कर देता है। उन्होंने कहा कि अजय भाई, ये मेरा 10 बाई 10 का पहला कमरा है और आज इतने सालों के बाद मैं फिर से 10 बाई 10 के कमरे में हूँ। और इस बीच मेरी लड़ाई रही कि मैं अपने कमरे को जितना बड़ा से बड़ा कर सकूं। आज उनके पास पूरा एक फ्लोर है मुंबई में, जहाँ अभी पत्नी और बच्चे रहते हैं। तो लास्ट में वहाँ आ गए थे वो। लेकिन वहाँ लंदन में जहाँ ये थे, कहा कि मेरा बिस्तर नीचे फर्श पर लगा हुआ है, खूटी कील पर एक झोला टंगा हुआ है, थैला, उसमें चंद किताबें हैं। और मैं चाहता हूँ, अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि इतना जो मैंने किया सब फजूल था, सब बेकार था। अब ये रियलाइजेशन मौत के करीब होने का हो सकता है, ये रियलाइजेशन
इसलिए भी हो सकता है कि सब कुछ हासिल करने के बाद फाइनली निचोड़ क्या निकला, उसका क्या हासिल किया आपने, तो ये हो सकता है। वो 1.5-2 साल उस समय मैंने एक प्लान भी किया था कि मैं लंदन जाऊंगा मिलने के लिए। उन्होंने कहा भी था कि आप आ जाइए, सुतपा से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा और फिर आपके रहने और वो व्यवस्था कर ली जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके कई दूसरे कारण थे जिसकी वजह से नहीं हो पाया वो। अगर वो हो जाता तो ये किताब और बेहतर होती, लेकिन वो नहीं और हो पाया। कुछ पन्ने कोरे रह और गए। कुछ पन्ने कोरे रह गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रगुजार हैं हम सब आपके कि आज इरफान जी यहाँ हमारे बीच नहीं रहे, पर ऐसा तो कोई नहीं है जो उनका फ़ैन ना हो, लेकिन उनकी किताब हमारे साथ है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अब हमारे पास शायद 1-2 सवालों का ही वक्त रह गया है, तो मुझे भी जल्दी चूज़ करना पड़ेगा क्या पूछूं कोई बात आपसे। तो अगला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी कि ये जो किताब है इसकी आज विदेशों से भी डिमांड आ रही है, तो आपको कैसा महसूस होता है? और वहाँ से ये ओरिजिनल हिंदी में या इंग्लिश कोई अनुवाद इसका ज़्यादा प्रचलित है वहाँ, या ये हिंदी की किताब ही वहाँ डिमांड की जाती है? ज़्यादातर हिंदी की ही किताब की डिमांड है, और हिंदी किताब तो कई सारे मित्रों ने, चूँकि यहाँ से अमेज़ॉन से हिंदी की किताब नहीं जा सकती, वो कुछ एक किस तरह की दिक्कत है नहीं मालूम मुझे, लेकिन कम से कम ऐसे 8-10 मेरे मित्र नहीं परिचित हुए जो बाद में उन्होंने भारत में किताब मंगवाई अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास, फिर वो रिश्तेदार ले कर के गया है कनाडा में, अमेरिका में, सऊदी अरबिया में, ऐसे देशों में, और फिर ले जा कर के उनको दिया है, फिर उन्होंने उस किताब के बारे में जिक्र किया है। ये किताब ई बुक के फॉर्म में भी है, ई बुक के फॉर्म में है, और नॉटनल से पहले ये किताब आई थी। नॉटनल ई बुक की छापता है वो, और तब मेरे प्रकाशक आकाश माहेश्वरी, उनको ये किताब बहुत पसंद आई थी। और चूँकि पढ़ने लिखने वाले भी इंसान है, पब्लिशर कम पढ़ता है, छापता ज़्यादा है। वो पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते भी हैं, तो उनको किताब अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कभी आपका किताब करने का मन होगा तो आप मुझे दीजिएगा। और सही में जैसा कि आपने कहा कि मैं दिल्ली और दूसरे शहरों में नहीं गया किताब देने के लिए, मेरी किताबें आ चुकी हैं, वाणी से भी आ चुकी हैं, राजकमल से भी आ चुकी हैं। अभी प्रकाशों के बारे में बात नहीं करना है, लेकिन मेरा पूरा भरोसा था आकाश जी पर। इनसे आज मेरी पहली मुलाकात हो रही है इसी किताब के बहाने, जबकि हम लोग पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से बातें कर रहे हैं, 2 साल से बातें कर रहे हैं। तो मैंने इनको किताब दी, और पता नहीं एक गट फीलिंग होती है, और इनको भी थी शायद। ये किताब छाप के ले आए, और सचमुच जो पहला एडिशन आया, जब पहली बार किताब छपी, तो ना तो इनको अंदाज़ा था ना मुझे अंदाज़ा था, और 1 हफ्ते के अंदर किताब ख़त्म हो गई। वाह। जो पहली बार जितना इन्होंने छापा था, अब तब ये किताब 3रे नंबर पर चली गई थी टॉप 10 में, और फिर 10 दिन का गैप लेना पड़ा, क्योंकि रीप्रिंट के लिए जब गई तो छापे खाने वाले तो तैयार नहीं बैठे हुए थे, तो 10 दिन का उसमें फिर वो नीचे आ गई। लेकिन तब भी किताब काफ़ी बिकी है। मैं हिंदी के हिसाब से कहें तो हिंदी के हिसाब से काफ़ी बिकी है, और इसका उर्दू अनुवाद हो चुका है, वो भी मैंने नहीं, पाकिस्तान में किसी पाठक को ये फिल्म अच्छी लगी, किताब अच्छी लगी, और वो हिंदी जानते हैं, तो उन्होंने उसको उर्दू में छापा। इसके अलावा पंजाबी में ये पहले से छप चुकी है, अभी गुजराती में इसका अनुवाद हो रहा है, और अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद हो रहा है। तो कुछ दिनों में अंग्रेजी में भी आ जाएगी, और मराठी में भी कोशिश जारी है कि शायद मराठी में भी आ जाए। तो इस किताब ने बहुत, और जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि इरफान मेरी ज़िंदगी में हर पड़ाव पर मुझे मिलते रहे। जैसे मैं रिटायरमेंट के बाद 3-4 सालों में मैं बिल्कुल ढीला तो नहीं कहूँगा, मैं थोड़ा शिथिल हो गया था काम को लेकर के, और लगता था कि अब क्या करने का हो गया ना, जितना करना था कर लिया हमने। लेकिन इस किताब की बिक्री ने और इस किताब के प्रति लोगों के प्रेम ने मुझे बताया कि नहीं, किताबें करनी चाहिए। और मेरे पास जो हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं, अभी भी मेरे पास लगभग 300-400 कैसेट हैं इंटरव्यू के, जिसमें तमाम लोगों के बातें दर्ज हैं, और ज़्यादातर ऑडियो ही है, मैं वीडियो नहीं करता था। तो वो सारे काम मैं लाया, और अभी खास करके ये हो गया कि
एक पुरानी की हिंदी की कहावत है कि बैठा बनिया क्या करे, इस कोठी का माल उस कोठी करे। तो आजकल मैं वही कर रहा हूँ कि बैठा बनिया हूँ, मैं पुराने इंटरव्यूज अपने निकालता हूँ। पर वो जागीर है, बहुत बड़ी एसेट है अगर हाँ, वो आप कह लें कि वो पुराना चावल है जी जिसका पथ्य दिया जाता है। जी, सवाल तो बहुत है पर शायद वक्त नहीं है, एक आखिरी सवाल का वक्त है जी। तो आपको एक चीज़ की ज़रूर बधाई देना चाहूँगी, एक ईमानदार जिज्ञासा और ईमानदार आलोचना को बेस बनाते हुए अच्छा कंटेंट लिखना, इसकी मिसाल बनाकर आपने अपने पेशे को एक गरिमापूर्ण तरीके से हमेशा प्रस्तुत किया। क्या ये आसान रहा आपके लिए? और इसको आपने ना सिर्फ खुद प्रस्तुत किया, आपने अपने सभी साथियों को इंस्पायर किया कि फिल्म पत्रकारिता का ये रूप भी है और बहुत अच्छा रूप है और इस तरह से की जाना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ हमें जाते जाते बताएं। नहीं, मेरा अनुभव तो व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छा रहा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, हिंदी वाला करके लोगों ने कहा। आज भी ट्विटर पर अगर आप मेरे ट्विटर को फॉलो करें, ब्रह्मात्मज नाम के साथ अजय जुड़ा हुआ है, ब्रह्मात्मज है वो, या मिस्टर बी लिखता हूँ मैं, तो वहाँ जब भी अंग्रेजी में पोस्टर, ज़्यादातर पोस्टर अंग्रेजी में आते हैं आजकल, तो उसकी डिमांड मैं करता हूँ कि हिंदी में पोस्टर क्यों नहीं आ रहे हैं हिंदी फिल्मों के, वो सारी बातें। तो ये मैं लगा हुआ हूँ, लगा रहता हूँ। हाँ, ज़रूर एक जनरेशन को पूरा इंस्पायर तो किया है मैंने, और मुझे कई सारे तो अब तो कलाकार बन गए हैं। मतलब मैं नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉपुलर कलाकार हैं जिन्होंने मुझे पढ़ के, मुझे देखते हुए बड़े हुए हैं, और मैं अब कहने लगा हूँ कि मैं आपके फिल्मी ज्ञान का प्राइमरी टीचर हूँ। तो मैं क ख सिखा देता हूँ, उसके बाद से आप हो सकता है विशारद हो जाएं, आप हो सकता है ऑनर्स कर लें, पीएचडी कर लें फिल्मी ज्ञान में। और कई सारे मेरे ऐसे जूनियर्स हैं जो अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन शुरुआत उन्होंने मुझे पढ़ के की है। तो गर्व भी होता है, इस बात को वो मानते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स भी मानते हैं कि बेटा तो आज मेरा तरक्की कर गया, पढ़ता तो ये नौरंग था, पढ़ता तो ये तरंग था, पढ़ता तो दैनिक जागरण था, पढ़ता दैनिक भास्कर था। तो इस बात की खुशी भी होती है कि उनके संस्कारों में वो गॉसिप नहीं आया, उनके संस्कारों में कुछ अच्छी बातें आई जिससे वे आगे बढ़ सके और बहुत तरक्की कर सके। और मैं मानता हूँ कि आप लोगों में भी जो लोग फिल्में देखते हैं, फिल्मों पर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर जाहिर करें, और प्रतिक्रियाएं जाहिर करने के बाद हो सकता है कि 10 प्रतिक्रियाओं के बाद आपकी इच्छा हो कि आप लिखें भी, आप सीरियसली लिखें उसके बारे में। और अब तो हर आदमी के पास एक अखबार है, हर आदमी के पास एक टीवी चैनल है, हर यूजर के पास। बहुत अच्छी बात से आपने हम अब अलविदा लेने का वक्त आया हम दोनों की बातचीत का। पर शायद हमारे ऑडियंस की तरफ हम क्वेश्चंस अभी पास ऑन कर सकते हैं। हाँ। पर बहुत आपने अच्छी बात ये की कि गर्व और इसकी बात है कि आपने सबको इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्ते सर, मैं पूनम मिश्रा। मेरा सवाल है, मैंने अभी आपकी अभिव्यक्ति में आपका सब कुछ पढ़ा था, जिसमें आपका पहला ही जो पन्ना है उसमें लिखा हुआ है कि बाल फिल्मों को रंग बिरंगे चित्रों की आवश्यकता नहीं होती है। तो बाल साहित्य के ऊपर में आपका क्या विचार है, और जो आजकल विलुप्त सा हो रहा है, बहुत कम देखने मिलता है, इन्हीं सुने नाम मुझे मुँह पे याद है। और दूसरा मेरा उसी का एक प्रश्न, उसी में से एक दूसरा भी प्रश्न है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको 5 मिनट का समय दिया गया था आमिर खान से बात करने के लिए, किंतु उन्होंने 50 मिनट दिया। तो जब आप निकले होंगे तो उसके बाद में आपने कभी सोचा था कि अब मैं कभी फिल्म जर्नलिज्म में या फिल्म कलाकारों के लिए इतना समय नहीं रुकूंगा? आगे आपकी कुछ तो भी एक मनस्थिति उस समय हुई होगी, तो उस बारे में मुझे बताएं आप। नहीं, बात, मैं तो लंबे इंटरव्यू के लिए बदनाम रहा हूँ। अभी तो लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू का फैशन चला हुआ है। कुछ एक लोग लंबे इंटरव्यू करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने बहुत अच्छा लंबा इंटरव्यू किया। मैंने लंबा इंटरव्यू 94, 95, 96 वगैरह में किया है, और अपने आलस्य की वजह से उन किताबों को नहीं ला सका मैं अभी भी। जैसे आज के जितने पॉपुलर डायरेक्टर हैं, उन सब के इंटरव्यूज़ मैंने उनकी शुरुआती पहली फिल्म के समय कर लिया था। वो इंटरव्यू अभी भी किताब छापी नहीं है हमने। तो वो सारी चीज़ें हैं।
और रही बात बाल फिल्मों या बाल साहित्य की, बाल फिल्मों बाल साहित्य पर हमारा समाज ही नहीं ध्यान देता है, सरकार भी ध्यान नहीं देती है। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी अब बंद हो गई है, आपको शायद पता हो, तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की फिल्में भी नहीं बन रही हैं अब। ये दिक्कत है थोड़ी सी हमारे यहाँ बच्चों को लेकर के, उनके एजुकेशन को लेके, उनके इंटरटेनमेंट को लेके। उनके गेम्स भी नहीं है, हम तो विदेशी गेम्स दे रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए, सारी दिक्कतें हैं। हेलो, ये अभी 29 तारीख को बकरीद है और इरफान जी का एक ही वॉज वेरी स्पेशल, उनका काफ़ी बदनाम हुए थे रादर वो, एंड ही वॉज अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ किलिंग एंड आपने कुछ जिक्र किया इसमें? इसमें ऐसा जिक्र तो नहीं आया, ये सवाल नहीं आया है, लेकिन सचमुच में उनके बारे में एक किस्सा, उनके पिताजी कहा करते थे कि ये मुसलमानों के घर में ब्राह्मण पैदा हो गया है, तो ये बात तो कहा जाता है। और हिंसक प्रवृत्ति के नहीं थे, खाने पीने के शौकीन थे, मटन वगैरह खाते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो कुरीतियाँ नहीं, रूढ़ियाँ जो है ना, रूढ़ियों के खिलाफ थे वो, और इस बात को लेकर के वो वोकल भी थे। और कई बार तो मुल्ला उनके पीछे पड़ गए थे कि तुमने ऐसा बयान कैसे दे दिया। लेकिन उनके मन में एक छोटी सी आशंका 92 के बाबरी मस्जिद ढहने के बाद आई थी, डर लगा था उनको कि पता नहीं क्या होगा, जब मुंबई में दंगे चल रहे थे तब। तो वो भी एक आम भारतीय की तरह, आम इंसान की तरह डरे हुए थे उस समय। जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र हूँ और मैं नवादा से हूँ। जी जी। और प्रदीप, पाटलिपुत्र टाइम्स, सन्मार्ग और बाद में लोकमत समाचार में भी कुछ वर्षों तक था जी। बाद में मैं कोल इंडिया चला गया। अभी आप कह रहे थे कि लोकमत से पता नहीं कोई आए हैं कि नहीं, मैं भूतपूर्व हूँ। जी जी। मैं आपसे दो जिक्र करने के बाद एक सवाल पूछूंगा। जब मैं पटना पाटलिपुत्र टाइम्स में था तो पंकज उदास वहाँ मौर्या होटल में रुके थे और एक कार्यक्रम के लिए आए थे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। मैंने जब उन्हें फ़ोन किया तो पहले तो होटल वालों ने बहुत नखरा मारा कि नहीं वो यहाँ नहीं रुके हैं, जबकि सबसे बेहतर होटल वही था, उनको वहीं रुकना था। जी जी। तो उन्होंने फिर नखरा मारा कि नहीं अभी तो देखिए साहब, मैंने अभी दाढ़ी भी नहीं की, अभी तो मैं सोया भी नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है कि जो धमकी वाला आचरण होता है, बिहारी कभी डरता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आपकी एक फ़ोटो लगा दूंगा और कहूँगा कि पंकज उदास के पास समय नहीं था। फिर उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया और बातचीत हुई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने लिखा, आत्म प्रशंसा नहीं, मैं तब एक छोटे से कमरे में एक छोटी चौकी, फोल्डिंग चेयर और साइकिल पर मैं भी पत्रकारिता करता था। मौर्या क्लार्क का स्टाफ दूसरे दिन उस कार्यक्रम का पास लेके मेरे घर पे आए, मेरे रूम पर, कि इतना अच्छा लिखा है तो पंकज उदास ने आपको खास तौर पे बुलाया। दूसरी घटना, जब मैं लोकमत समाचार में था, हमारे न्यूज एडिटर ने अचानक कह दिया कि रेणुका इसरानी आई हैं आपके फ्लैट में रुकी, आपके अपार्टमेंट में। तो मैं जानता ही नहीं था बहुत ज़्यादा उनके बारे में। तो मैंने कहा ये असरानी की पत्नी है कि क्या है, भगवान जाने, इसरानी है वो, बाद में पता चला। तो मेरे लिए मदद की इन्होंने, राज कपूर साहब ने। 15-20 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था, तो मैंने वहीं से शुरू किया कि बड़ा सन्नाटा है अभी तो मुंबई में, और आप बच्चों को कहाँ ले जाएंगी। तो उनका अभी तो शादी, उन्होंने कहा पक्का हो गया कि असरानी की पत्नी ये नहीं है। फिर ये पता चला कि गांधारी बनी है ये, उनका पट्टी कब खुलेगी, वगैरह वगैरह। तो मैंने लिखा कि डॉक्टर बनना चाहती थी गांधारी। बड़ा उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। ये मैं थोड़ा सा अपना सोचा कि आपके माहौल बना दूं, तब आप मैं सवाल पूछूं। मुझे ये कहना है कि आप इतना अच्छा लिखते हैं, हम लोग बहुत आपको पढ़ते हैं, लेकिन हम कलाकारों के बारे में, नायक नायिका के बारे में खूब जानते हैं, पढ़ते हैं, सब सुनते हैं। गीतकारों के बारे में जैसे समीर ने बहुत अच्छा लिखा, वो बहुत अच्छे थे, नीरज, गोपाल दास नीरज साहब, कवि पंडित प्रदीप। तो मुझे लगता है कि आपको उधर भी थोड़ा सोचना चाहिए। प्रश्न तो नहीं, ये सुझाव है कि जो पर्दे के पीछे, नेपथ्य के पीछे के कलाकार हैं, उनके बारे में भी बात हो, क्योंकि स्थायी चीज़ें वो करते हैं। धन्यवाद। व्यक्तिगत मेरी दिक्कत है कि मैं संगीत बचपन से नहीं सीख पाया, समझ पाया, और जो काम नहीं जानता मैं वो नहीं करता। मैं इंटरव्यू तो कर ही सकता हूँ, मैं फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर का भी कर सकता हूँ, गीतकारों का भी कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूँकि उसमें मेरी गति नहीं है ज़्यादा,
तो मैं पकड़ लिया जाऊंगा या मेरे सवाल बहुत कमज़ोर होंगे, इसलिए मैं कभी उसमें गया ही नहीं। संगीत में एकमात्र प्रीतम का मैंने इंटरव्यू किया है, और गीतकारों में ज़रूर बात की है मैंने कुछ एक से। इरशाद कामिल से काफ़ी अच्छी बातचीत है मेरी, अच्छे दोस्त भी हैं इरशाद कामिल, अभी के सारे गीतकार लोग दोस्त हैं, तो उनसे इतनी मुलाकातें हो गई हैं कि इंटरव्यू जैसा सीन ही नहीं बना, कि अब इतनी आत्मीयता हो गई है कि कोई जिज्ञासा नहीं रह गई है। लेकिन आपका लोगों ने लिखा कम है। असल में होता है क्या है कि वही डिमांड एंड सप्लाई वाला मामला, जैसा कि सब कोई अखबार वाले भी यही कहते हैं कि अगर हम एक कैमरामैन पर लिखें तो कौन पढ़ना चाहेगा, कितना पढ़ना चाहेगा, कि हमने कौन सा लेंस लगाया, कौन सा शूट किया, कलर कैसे सैचुरेशन होता है, क्या होता है, ये इसकी डिटेल में कौन जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें तो होती हैं। कलाकारों के बारे में सब कोई जानना चाहता है, डायरेक्टर के बारे में उससे कम जानता है, निर्माताओं का इंटरव्यू नहीं होता जिसका सारा पैसा लगा रहता है कोई जानता ही नहीं है फिर किस फिल्म का निर्माता कौन है। ये सारी दिक्कतें तो हैं जी। आई विल रिक्वेस्ट कि हम क्वेश्चन पे ही लिमिट करें, बाद में हमारे पास बहुत टाइम होगा ऑथर से इंटरैक्ट करने के लिए। सर प्रणाम। आपने कहा था कि आप बचपन में ठीक ठाक ही स्टूडेंट रहे थे, तो फिर आप JNU के स्टूडेंट कैसे बने, ये मुझे लगा। और एक और बात थी, जब उसमें लिखा था, इरफान जी ने कहा कि वो जब दर्द से बेतहाशा जूझ रहे थे, बेजा दर्द था उन्हें, तो उन्होंने कहा कि दर्द बड़ा है, बहुत बड़ा, खुदा से भी बड़ा। तो इस वक्त वो जो संवेदनशील बातें उन्होंने कही, तो वो एक जिजीविषा थी उनकी ज़िंदगी के प्रति, जो इतना सब उनके दिल में था। वो पेन तो बहुत ही, जो दर्द कैंसर का पेशेंट कोई बता सकता है, या आम बीमारियों में भी जो पेशेंट हैं, जब दर्द होता है वो कितना दुरूह होता है, कितना मुश्किल होता है सहना उसको। और उनको वो क्या कहते हैं, मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता था उस दर्द को शांत करने के लिए, ताकि वो भूल सकें उसको। तो वो तकलीफ़ तो थी। उनके वॉइस नोट्स हैं जिसको आज तक मैंने शेयर शब्दों में कर दिया था मैंने किताब के अंदर, लेकिन उस वॉइस नोट्स को कभी भी मैं आपस में परिवार में कभी सुनता हूँ तो आज भी रुलाई छूटती है। जिस ढंग से वो 3 मिनट का उनका वॉइस नोट है जिसमें वो अपनी बीमारी की जानकारी मुझे दे रहे थे कि क्या हुआ है मुझे और कैसे इलाज चल रहा है उसका। तो बोलने में और वीडियो में जो पॉजेज होते हैं ना, उन पॉजेज को कागज़ पर नहीं उतारा जा सकता है। सचमुच में ऑडियो और वीडियो एक ऐसा मीडियम है जिसको अभी भी शब्दों में, हाँ वहाँ डिस्क्रिप्शन में हम चले जाएं कि फिर ये हुआ कि वो थोड़ी देर खामोश हो गए, उनकी आवाज़ रूंध गई, तो ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। लेकिन उनकी बात करते हुए जो आप वीडियो ऑडियो पे देखते हैं या सुनते हैं उसमें असर होता है। तो वो चीज़ें तो थी ही। रही बात आपकी कि मैं पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था और JNU कैसे चला गया, तो मैंने बताया आपको कि ग्रेजुएशन मेरा बहुत अच्छा हुआ था और ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी में 3रे नंबर पे था। तो वहाँ से फिर लगा कि फिर तो मैं आगे जा सकता हूँ, आगे तरक्की कर सकता हूँ मैं, तो चला गया मैं जी। आपने एक उल्लेख किया था कि आपने कभी ऑफेंड नहीं किया किसी स्टार को या किसी, और नॉन ऑफेंसिव आप जाने गए आज तक। तो आजकल ये जो अभी पिछले कुछ समय से खासकर और ज़्यादा उस पर तवज्जो दी जा रही है, उसको तूल दिया जा रहा है कि हर सेलिब्रिटी को, हर एक्टर को जिसकी अच्छी फॉलोइंग है या जिसको अच्छा सुना समझा जाता है, उसे किसी भी एक सामाजिक राजनीतिक विषय पे एक स्टैंड लेना चाहिए, कुछ अपनी राय देनी चाहिए या किसी एक और खड़ा होना चाहिए। आपका इस पर आपका क्या कहना है? अब ये पूछा जाना चाहिए, क्या वो समय है, अब नहीं है, या पहले था या नहीं था, कि इन लोगों से, जिनको हम भगवान बना चुके हैं, बनाते रहते हैं, उनसे हमने ये सवाल पूछने चाहिए, नहीं पूछने चाहिए पत्रकार होने के नाते? और दूसरा, अगर आप वो रैपिड फायर के तौर पे जवाब दे सकें उसका, कि आपके लिए 2-3 मानक क्या होते हैं एक अच्छी फिल्म के, 5 मानक अगर आप लिस्ट आउट कर दें तो, अगर उचित लगे आपको, तो अच्छी आपको फिल्म लगने के क्या 4-5 चीज़ें होती हैं? जी। देखिए, सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए, जवाब देना न देना कलाकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पिछले माफ़ करिए, इसका जवाब थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, क्या अलाउ है? बिल्कुल, हमारा प्लेटफॉर्म। हाँ, तो पिछले 9-10 सालों में ये स्थिति बन गई है
कि जवाब देने के बाद से ये मुझे याद है कि शाहरुख खान से लगभग 6 या 7 साल पहले जब सहिष्णुता वाला मामला चल रहा था, तब मैंने ही सवाल किया था, जिससे के बाद पथराव हुआ था उनके घर पे। तो उनके जन्मदिन का मौका था और मैंने ये सवाल उनसे पूछा था उनके जन्मदिन के मौके पर, और जिसका सार्वजनिक तौर पर उन्होंने जवाब दिया था। और जवाब में भी उन्होंने कहा था कि आजकल स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं और हम कुछ भी बोलते हैं तो उसका गलत मायने निकाल लिया जाता है, और वही हुआ भी। उनके घर पे पथराव हुआ, उनका बायकॉट की बात चली उस जवाब के बाद से, और फिर तो तमाम बड़े मीडिया ने, न्यूज़ चैनल ने उठा लिया। फिर मालूम हुआ बरखा दत्त भी इंटरव्यू कर रही हैं उनका, तमाम लोग कर रहे हैं। वो छोटी सी बात। दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारी चीज़ें इनके स्टेक पर लगी रहती हैं। एक फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। हमारे आपकी ज़िंदगी की तरह नहीं है कि बहुत छोटे स्वार्थ हैं हमारे। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ लगा हुआ है उनका। और एक कोई भी बात वर्तमान सत्ता को, किसी भी समय की, आज की सत्ता हो तो आज की सत्ता, 20 साल पहले इंदिरा गांधी का ज़माना था तो उनकी सत्ता, या किसी और की सत्ता को, शासन को अगर आपकी बात खराब लग गई तो आपकी फिल्म के लिए मुश्किल होता है, उसके बिजनेस के लिए मुश्किल होता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सब कोई ज़्यादा से ज़्यादा अमिताभ बच्चन का रवैया अपना रहे हैं। हाँ, चुप रहो, कुछ मत बोलो, किसी पर स्टैंड मत लो। लेकिन अगर आप उनके व्यवहार को देखें, अगर उनके दूसरे जवाबों को देखें, जैसे बहुत छोटा सा जवाब दिया था शाहरुख खान ने कलकत्ता में पठान के रिलीज के पहले, बहुत एक लाइन कुछ बोला था कि हम जिंदा है या हम खड़े हैं, ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। ये जवाब काफ़ी था बताने के लिए। तो लोग बोलते रहे, अभी भी अभी क्या हो गया है कि जो नफरत वाली बात आई, पहले पॉलिटिकल बातें ज़्यादा होती थी, अभी सांप्रदायिक बातें हो गई हैं। पहले हम नाराज़ होते थे आमिर खान से तो इसलिए नहीं नाराज़ होते थे कि वो मुसलमान है, हम इसलिए नाराज़ होते थे कि उसने गलत काम किया है, गलत जवाब दिया है। अब हम ज़्यादातर इसलिए नाराज़ हो जाते हैं कि ये सारे मुसलमान हैं। ये बात कहीं ना कहीं फैला दी गई है और बहुत गहरे से बिठाई गई है। जिस तरीके की फिल्में आ रही हैं, आप बताइए ना कि पूरे 9 सालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ 2 ही फिल्म पसंद आई, द केरला फाइल्स एंड द कश्मीर फाइल्स एंड केरला स्टोरी। ये प्रश्न कभी आपके दिमाग में उठा कि इतने 9 सालों में कम से कम 900 फिल्में आई होंगी, क्यों 2 ही फिल्म पसंद आ रही है? तो आपको हमें समझना पड़ेगा कि आखिर कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं। ठीक है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है कि हम मुसलमान ही इस देश के शत्रु हैं सबसे बड़े, उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप एक सिंपल सा जवाब दीजिए कि 30 करोड़ मुसलमान को कहाँ बंगाल की खाड़ी में ढकेल देंगे आप, या किस देश में भेज देंगे आप? हैं तो हमारे ही नागरिक, कहाँ जाएंगे वो, किधर जाएंगे? तो जवाब तो हम ही को खोजना पड़ेगा कि कैसे क्या करें हम। और जाहिर सी बात है इसमें सबकी जिम्मेदारी होती है, न सिर्फ हिंदू न सिर्फ मुसलमान, सबकी जिम्मेदारी होती है। अभी हमारे मित्र हैं, स्वीडिश हैं, अभी सिटीजन हैं, मूलतः पाकिस्तान के हैं, लाहौर के, पाकिस्तानी मूल के हुए, अभी वो भारत भ्रमण पे हैं, लगभग 1.5 महीने से घूम रहे हैं, वो लेक्चर दे रहे हैं, जिसमें बार बार वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बना करके कितनी बड़ी गलती हुई है इस सब कॉन्टिनेंट में, और पाकिस्तान जिन मूल्यों के लिए बना था उन्हीं मूल्यों को पूरा नहीं कर पाया। तो अगर वे अब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए और भारत से, सारी दुनिया को छोड़ कर उसको भारत से दोस्ती करनी चाहिए, और तभी जा कर के ये मामला सुलझेगा पूरा। और हमारा कितना बजट खर्च होता है इन चीज़ों में से पाकिस्तान से बचाने में, या पाकिस्तान का कितना बजट खर्च होता है हिंदुस्तान से बचाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें हो जाती है। तो सवाल तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन जवाब आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कलाकारों पर डिपेंड करता है। और कलाकार इसलिए चुप हैं कि अगर उनका जवाब दूसरों को पसंद, सत्ता को पसंद नहीं आया तो उनके घर पर ईडी चला जाएगा, उनके घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, उनको और किसी मुश्किल में। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के साथ हमने देखा है क्या हुआ, जबकि बहुत छोटे हैं वो लोग। तो करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और अमिताभ बच्चन कैसे, जिनके स्टेक और लंबे हैं, बड़े हैं।
जी हो गया पर ये भी जरूरी था। नहीं तो अब थैंक यू, शुक्रिया दोनों को। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प पूरी कॉन्वर्जेशन रही और बहुत कुछ आ गया उसमें, सिर्फ किताबें ही नहीं, फिलॉसफी भी आ गई और हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। मैं चाहूँगी रैडिसन ब्लू की तरफ से मिस पायल को कि वो आके सम्मानित करें हमारे ऑथर को। थैंक यू पायल जी। मैं आपको वापस शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आप कलम के उस सत्र में आए हैं जो कि बहुत ही खास है और कलम हमारे प्रभा खेतान फाउंडेशन का वो अंग है जो हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्यकारों को सम्मानित करता है और 600 से ज़्यादा हमारे कलम हो चुके हैं पूरी विश्व में। मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आप सब रीडर्स का जो आए और हिंदी साहित्य को बढ़ावा देते हैं। हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है आपके आने से और आपका भी उतना ही योगदान है जितना कि एहसास विमेन ऑफ नागपुर का है। एहसास विमेन ऑफ नागपुर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ज्योतिका कपूर, परवीन तुली, मोनिका भगवागर का और प्रभा खेतान फाउंडेशन का जिन्होंने हमको सबको जोड़ा है यहाँ पे, और हमारी हॉस्पिटैलिटी पार्टनर और मीडिया पार्टनर, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रैडिसन ब्लू और मीडिया पार्टनर लोकमत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और यह पूरा प्रोग्राम श्री सीमेंट के सौजन्य से है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आएँ और अपनी बुक साइन करवाएं सर से, और पर फैमिली एक बुक आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।